तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, कई बार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि आपको गैस करके ही आंसर तक पहुंच जाओगे, है ना। तो वो गैस कैसे करते हैं थोड़ा अंदाजा बताता हूँ। सबसे पहले, क्या आपको सिमेट्री नजर आ रही है? तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, यानी इसको दो हाफ में बांटा है, तो सिमेट्री इस लाइन के अबाउट है, यानी सेंटर मास इसी लाइन पे आने वाला है। एक बात, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, आपको क्या लगता है सेंटर मास इस जगह पे होगा या इसके राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? गैस आप कर सकते हैं। इस लाइन पे होगा, ये कंफर्म है क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। बताइए, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है इसके राइट में, लेफ्ट में या राइट में हो सकता है आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? लेफ्ट में, बिल्कुल सही। लेफ्ट में क्यों होगा? क्योंकि देखिए इस पॉइंट के लेफ्ट में ही ज्यादा मास है, इधर से तो कट कर दिया, इधर ज्यादा मास है, तो सेंटर मास की लोकेशन इधर कहीं आने वाली है। अब इतने से क्या होगा कि मान के चलिए, जैसे ये एक्स एक्सेस दे दी आपको क्वेश्चन में, और ये आपको वाई एक्सेस दे दी, ठीक है, वाई एक्सेस दे दी, तो ये फिर पॉइंट क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर ओरिजिन हो गया तो आप ये बता सकते हैं कि सेंटर मास जो आने वाला है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक बात, एक बात। अब मान के चलिए चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे दिए थे जिनमें वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं था, तो वो दोनों तो ऐसे ही आउट हो गए। लाइफ लाइन ले ली 50-50, दो ऑप्शन तो आउट हो गए ना, कॉमन सेंस लगाया। अब रह गए मान के चलो दो, और उनमें दो में हमें पक्का पता है कि ओरिजिन के लेफ्ट में तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव आएगा तो एक ऑप्शन में नेगेटिव वाला दिया था और एक में पॉजिटिव वाला दिया था, तो फिर सिंगल एक आंसर सही हो गया, उसी को टिक करो, आगे बढ़ो। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की सोचना भी नहीं, अगर ऑप्शन इस तरह के दिए हैं तो, अगर लकी हुए तो। इनकेस अगर मान के चलिए वहां सारे ऑप्शन नेगेटिव में और वो भी एक्स और वाई 0 है, तो फिर एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। कैसे उसे निकालते हैं वो मेथड हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्क है ये कभी ऐसी हुआ करती थी, कंप्लीट डिस्क हुआ करती थी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह की कंप्लीट डिस्क थी। बात आई वो समझ में आपको? कभी वंस अपॉन ए टाइम, जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही ये डिस्क कभी ऐसी थी, है ना, ये डिस्क ऐसी थी। अब इसमें से काट के इसको निकाल दिया, इसमें से इसे काट के निकाल दिया हमने, तो इसका जो मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जब पहले कभी इसमें से काट के इसे निकाला, जोड़ा नहीं है, काट के निकाला है, तो इसमें कोऑर्डिनेट हो जाएंगे भैया 0,0, 0,0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या? इसके रेस्पेक्ट में देखना, इसका सेंटर यहाँ है, यहाँ, इसका यहीं से तो काटा है इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ध्यान रहे, इसकी रेडियस आपको दी है, ये रेडियस दी है r, ये r, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये r/2 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r/2, 0 एक्स एक्सिस पे। यहां तक बात समझ में आ गई? और ये एक चीज जान लो कि इसमें हमें केवल एक्ससीएम निकालना है, वाईसीएम क्यों नहीं निकालना, ये हमने गैस से अंदाजा लगा लिया, गैस वर्क कर लिया कि इसमें सिमेट्री है तो एक्स एक्सिस पे सेंटर मास आने वाला है, इसलिए वाईसीएम तो पक्का 0 होगा, निकालना नहीं है, एक्ससीएम निकाल लेते हैं। अब एक्ससीएम निकालने के लिए आपने कहा सर डिस्क का मास नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर मास के क्वेश्चन में डिस्क का मास देना जरूरी नहीं होता, वो आप रेशियो से, इनके एरिया के प्रोपोर्शन से मास को रिलेट करके लिख सकते हो, वो कट जाता है फाइनली। लेकिन अगर ये ऐसे सवाल आगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी पढ़ेंगे, एक डिस्क में से डिस्क काट दी और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा आपसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वहां फिर ये डिपेंड करेगा आंसर के, आपको इसका मास m दिया है या इस बचे हुए का मास m दिया है, तो आंसर अलग आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सेंटर मास में मास अगर इसका दिया है, इसका दिया है, नहीं भी दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने इसका मास m1 माना और इसका मास m2 माना, दिया नहीं है, ठीक है। अब यहां हम जब लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है भैया m1x1, और इसे काट के निकाला, माइनस लिखा है तो माइनस m2x2, इसमें से इसे काटने के बाद ये मिला। जैसे आइसक्रीम कैसे बनी, कोन, हेमिस्फेयर और चेरी, तीन को मिला के बनाया तो वहां प्लस करके लिखा,
और ये कैसे बना, इसमें से इसे निकाल के बनाया, माइनस करके बनाया, तो इसलिए m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ठीक है, अब ये m1 m2 की मुझे जरूरत पड़ेगी, पर मैंने कहा आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका मास अगर m है तो इसका मास जानते हो कितना होगा, m/4। क्यों, एरिया से रिलेट करेंगे। कैसे भाई, इसका एरिया, ये डिस्क है ना, ये डिस्क है, तो इसका एरिया होगा भैया पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस आधा है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। रेडियस आधी है ना, तो इसके मुकाबले इसका एरिया अगर 1/4 है तो मास भी 1/4 होगा। ये बात समझने की है। ठीक है, तो ऐसे एरिया को रिलेट कर लिया तो ये आ जाएगा आपका m टाइम्स x1। x1 यानी इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, ये डिस्क यही तो है ओरिजिन पे, इसका सेंटर, जबकि इसका सेंटर यहाँ पे है। इससे देखो तो m इंटू 0 माइनस m2 इसका है, दैट इज व्हाट, m/4, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट इसका r/2 डिवाइडेड बाई m माइनस m/4। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ऊपर तो आया mr/8, ऊपर ये तो 0 हो गया, और इधर आया भैया 3m/ कितना 4, 3m/4, m से m चला गया, 4 से ये 2 टाइम्स, और माइनस साइन आया, ये माइनस, तो ये आपका एक्सीएम आ गया कितना, माइनस का r/6, माइनस का r/6 आ गया। तो माइनस आना भी चाहिए था, ये सेंटर मास यहाँ होगा तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते थे कि नहीं, माइनस का r/6, 0, माइनस का r/6, 0। ये आप नोट करिए, और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, वो मॉडिफिकेशन भी मैं बताऊंगा, और आपको अभी के अभी इनके आंसर भी याद कराऊंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक और पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें, बताता हूं। नोट कर लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब देखिए, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप का मान सकते हो, शीट में है मिलते जुलते, एग्जैक्ट नहीं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, अगर ये डिस्क है, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर ये डिस्क है और इस डिस्क की रेडियस r में से r/2 रेडियस की डिस्क इस तरह से काटी है, ये नहीं कि r में से r/2 कहीं से भी काटोगे यही आंसर आएगा, नहीं, r में से r/2 की डिस्क इस तरह से काटी जाए कि इसकी सरकमफ्रेंस दोनों की टच करें, और इसकी जो छोटी वाली की सरकमफ्रेंस इसके सेंटर से जाए। अगर आप थोड़ा सोचो, इसी को थोड़ा इधर खिसका दो, थोड़ा सा इधर खिसका देंगे तो सेंटर मास यहाँ नहीं आएगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर वो निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस तरह की होती है। ठीक है, तो उस केस में आंसर आपका हमेशा ये r/6 ही आएगा, r/6। अब वो आपको डिसाइड कर लेना है, जैसे ये फिगर मैंने तो ऐसे दिया, अगली बार क्वेश्चन आया इसी तरह का, और उसमें से सेम इसी साइज की डिस्क काटी इसी तरह से, लेकिन यहां से ना काट के यहां से काटी होती, सोचो, तो अगली बार सॉल्व नहीं करना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं यहां से काटूंगा तो सिमेट्री फिर इस लाइन के अबाउट आएगी, तो सेंटर मास हमारा वाई एक्सिस पे आएगा, ओरिजिन से ऊपर के नीचे। अगर मैंने डिस्क यहां से काटी है तो नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, नीचे, और नीचे अगर आएगा, सोचो, नीचे अगर आएगा तो इतना ही आएगा, r/6। तो अब इसमें यहाँ पे ये r/6 यहाँ आता, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते तो x तो 0 हो जाता, y एक्सिस पे, y एक्सिस है ना, x 0 हो जाता, और नीचे है तो y कोऑर्डिनेट माइनस का r/6 हो जाता है ना। इसी तरह से मान लो इसे मैंने इधर से ना काट के इधर से काट दिया होता, तो फिर इधर आ जाता प्लस का r/6। ऐसे ही ऊपर ना काट के नीचे काट दिया होता तो सेंटर मास ऊपर आ जाता, कितना, r/6।
यानी डिस्क में से आर रेडियस में से आधी रेडियस का अगर डिस्क इस तरह से काटा जाए तो r/6 आंसर याद कर लेना, r/6 याद कर लेना, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, इसमें एक दूसरा सवाल भी बनता है, ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसी में छोटा सा चेंज करके दिखाना चाहता हूं, और बिल्कुल फिक्स्ड आंसर आता है, जैसे इसका आया ना, बिल्कुल वैसे ही एक और आंसर आएगा, एक और क्वेश्चन बनता है, आपने नोट कर लिया है। अब ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, और इसमें से आर रेडियस के सॉलिड स्फीयर में से एक ऐसा सॉलिड स्फीयर काट के हमने निकाल दिया। जाहिर है सॉलिड में से सॉलिड ही काटोगे, हॉलो थोड़ी कटेगा, होलो का क्या मतलब है, चाकू घुमा के छोड़ दोगे क्या, हॉलो मतलब सॉलिड में से सॉलिड काटा, ये बचा, अब ये सॉलिड हो गया। तो यहां फिर आंसर पता है कितना आता है, r/14 आता है। मैं क्यों बता रहा हूं पहले आंसर, क्योंकि आंसर ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, जैसे इसमें r/6 और इसमें r/14 1/4, वो कैसे आएगा वो अभी देख लेंगे, छोटा सा चेंज यहाँ पे करने जा रहे हैं, उसी से आंसर आ जाएगा। लेकिन ये r/14 अगर ये यहां से काटा है तो इधर आएगा माइनस का r/14, अगर यहां से काटा है तो इधर आ जाएगा प्लस का r/14, अगर यहां से काटा है तो इधर आ जाएगा y में माइनस r/14, और अगर यहां से काटा है तो ऊपर आ जाएगा r/14, अगर सॉलिड स्फीयर में से काटा गया। आपने कहा ये कैसे आया, तो देखो अभी ये डिस्क थी तो एरिया लिया था, लेकिन सॉलिड स्फीयर होगा तो एरिया नहीं, फिर वॉल्यूम लेंगे बेटा, तो वॉल्यूम से रिलेट करेंगे ना मास को, तो 4/3 πr³ होता है सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। अब ये फॉर्मूले मेंसुरेशन के अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा, है ना। तो 4/3 πr³ इसका हो गया, और इसमें से जब हमने काटा तो इसका जो वॉल्यूम है भैया, रेडियस आधी है तो r³ है, तो वॉल्यूम जो आएगा ये एरिया नहीं वॉल्यूम। अब क्वेश्चन बदल गया, तो ये 4/3 πr³/8 हो जाएगा, r³ है ना, तो r/2 रखोगे तो 8, तो ये जो मास है ना यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसको m ले लिया, ये देना जरूरी नहीं था लेकिन रेट तो करोगे, रेशियो तो निकालोगे। अब यही चेंज यहाँ पे करना होगा आपको, ये आ जाएगा आपका m/8 और ये भी m/8, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करके निकालोगे, वो तो नोट कर लिया होगा, तो फिर ये आपका आंसर जब आप सिंप्लीफाई करोगे, आप देख लो ये 7/8 आएगा, यहां से आएगा mr/16, तो वो कटने के बाद ये बचेगा। ये दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, इसको केवल सॉलिड स्फीयर करके पूरा कैलकुलेशन भले ही मत लिखो, ये लिख लेना कि r रेडियस वाले सॉलिड स्फीयर में से r/2 का इस तरह से काटा है तो r/14 आता है। सेंटर मास का डिस्टेंस सेंटर से, क्योंकि ये डिस्टेंस ये तो कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये डिस्टेंस इतना ही तो आएगा, ये इस सॉलिड स्फीयर के केस में r/14, तो ये डिस्टेंस r/14 सेंटर से r/14 के डिस्टेंस पे होगा। कितना शिफ्ट हो गया ये पूछ लेता कि पहले यहाँ पे था, अब इसमें से काट दिया, कितना शिफ्ट हो गया, तो r/14 लेफ्ट में शिफ्ट हो गया सेंटर मास काटने के बाद, ऐसे भी पूछ लेता है। आई होप कि मेरी बात समझ में आई हो शायद आपको। आज की क्लास का एक सवाल और हम करेंगे, एक क्वेश्चन लास्ट। ये सवाल पूछा है वीनेश वर्मा ने, कह रहा है अगर हॉलो स्फीयर होता तो, भैया हॉलो स्फीयर में से काट लोगे तुम, मतलब हॉलो स्फीयर में से काट लोगे, क्या काटोगे, हवा को काटोगे हॉलो स्फीयर में से, कुछ पूछो तो सेंसफुल भी तो होना चाहिए। हॉलो स्फीयर में से क्या काटोगे, हॉलो मतलब खोखला है, काटोगे क्या, ये तो बताओ, हवा को, हॉलो स्फीयर में से क्या काटोगे, हॉलो को, हॉलो स्फीयर में से चादर काटेंगे, कहां से काटोगे चादर, सरफेस में से कह रहे हैं, कहना चाह रहे हो, सरफेस में से होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसकी कैलकुलेशन। अगर उसके सरफेस से काटेंगे, हॉलो के सरफेस पे काटेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी, आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है। सॉलिड का ही पॉसिबल होगा आपके लिए सॉल्व करना। अगर हॉलो को काटोगे, सरफेस पे अगर कट करेंगे, सरफेस पे ही कट होगा, तो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि जो पार्ट काटा है ना, जो पार्ट काटा है उसका सेंट्रो मास एक तो लिखना पड़ेगा, और सेंट्रो मास सरफेस पे नहीं आएगा, रीजन उसका वो डिस्क नहीं होगी, वो ऐसे कर्व टाइप का पार्ट होगा, कर्व,
तो एक तो सेंटर पे नहीं आएगा, पहली बात, मतलब उसका डिस्क नहीं होगी तो उसके डिस्क के सेंटर पे नहीं आएगा। दूसरी बात, उसका जो मास अगर हॉलो है तो हॉलो केवल सरफेस पे कट मारोगे, तो एक तो ये दिक्कत आ गई कि आप उसका सेंटर मास जो काटा, जैसे इसका हमने सेंटर मास लिखा R/2, उसका लिख नहीं पाओगे आप। दूसरी बात, उसका मास निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मास निकालने के लिए जो पार्ट काटा है, जैसे कि ये हॉलो है, तो हॉलो में मान के चलिए यहाँ पे कट मारा आपने इतना, तो अब इसका जब ये ऐसे, ये डिस्क नहीं होगी, ध्यान रखना पहली बात तो, ये डिस्क नहीं होगी, ये तवा होता है, घर पे रोटी बनाते तवा, तवा जैसा होगा ऐसे, तो इसका जो सेंटर मास आएगा वो उसके सेंटर पे नहीं आएगा, तवे के सेंटर पे नहीं आएगा, यानी कुछ इस तरह का हो गया, इस टाइप का, ऐसा काटा, तो इसका सेंटर मास आप सोच रहे हो यहाँ यहाँ नहीं आएगा, बीच में आएगा जहाँ मास ही नहीं होगा, तो वो कैलकुलेट करना एक तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, एक बात। दूसरी बात, इसका जब आप मास लिखोगे ना, तो मास को आपको एरिया से रिलेट करना पड़ेगा, सरफेस एरिया, यही तो मास है, तो इसके सरफेस एरिया टोटल 4πr², 4πr² का कौन सा पार्ट है, ये निकालने के लिए आपको फिर सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड एंगल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले से आप इसको रिलेट करोगे, तब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये देखना देखना पड़ेगा, जैसे ये यहाँ पे है, तो इसका जो सॉलिड एंगल बनता है, ये सॉलिड एंगल, इस वाले पार्ट का सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का एक फॉर्मूला होता है, ये 2π1 - cos थीटा, ये cos थीटा, इसमें जैसे ये बनेगा, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये प्लेन एंगल, ये सॉलिड एंगल है और ये प्लेन एंगल है, तो ये वाला एंगल थीटा होता है। मेरे ख्याल से तुम्हारा अब इतना समझ में आ गया होगा कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू, क्योंकि ये सब चीजें ऊपर से निकल रही होंगी अब आपके, ठीक है। तो होलो स्फीयर का पूछेगा नहीं, निकालने को हम निकालना चाहे निकाल लेंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन फिर वही IIT लेवल पर कैलकुलेशन, वो भी एडवांस के लेवल का हो गया, कैलकुलेशन का आइडिया मैंने दे दिया, निकाल सकते हैं, चैलेंजिंग नहीं है ये, बट मैंने कहा ये तुम्हारे लेवल से टफ है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने समझा दी, ये एरिया है, इसका एरिया, और टोटल मास m है, तो m डिवाइडेड बाई 4πr², दिस इज मास पर यूनिट एरिया, और इसका एरिया हम निकाल लेंगे इससे, सॉलिड एंगल से रिलेट करके इनटू एरिया कर लो, तो आपको इसका मास भी मिल जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, मुश्किल नहीं है, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए, ये बता रहा हूं। चलिए एक सवाल और मैं दे देता हूं आपको आज की क्लास का, इसमें देखिए ये सॉलिड हेमीस्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर है ये, और इस सॉलिड हेमीस्फीयर का रेडियस r है, और इसमें से एक सॉलिड कॉन हमने निकाल दिया, सॉलिड हेमीस्फीयर में से सॉलिड कॉन निकाल दिया, अब जो बचा तो वो केवल यहां होगा, ठीक है। तो इसमें ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, तो सेंटर मास बताना है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, तो सेंटर मास के लिए सिमेट्री ये है, तो सिमेट्री ये है, तो y एक्सिस पे आने वाला है, ये आपको देख के समझ में आ गया होगा, तो आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ CM, कोऑर्डिनेट ऑफ CM बताना है, ठीक है। तो आपको एक बात क्लियर है कि इसका XCM निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर मास y एक्सिस पे आने वाला है, इसलिए XCM की वैल्यू 0 होगी, ये बात समझ में आ गई आपको। आपको केवल क्या निकालना है पता है, YCM निकालना है, तो करिए फिर इसको इसी अप्रोच से करेंगे, करिए, टफ नहीं है, इजी है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है।
देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि ये बना किससे है। तो मैं ये कहूंगा एक ये सॉलिड हेमीस्फीयर और माइनस ये कोन, माइनस ये कोन, ये बात पहले तो समझनी होगी। तो ये सॉलिड हेमीस्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और ये सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन। ठीक है, ये पहले से समझ लो। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 माइनस m2। ये बात समझ में आई हो, फॉर्मूला क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसका मास भैया m1 को मैं m मान रहा हूं, तो इसका मास m2 को क्या माना जाए। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि इनमें ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो 3D ऑब्जेक्ट में इसके वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम देखो, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये उसका आधा है। तो 4/3 का आधा 2/3 हो जाएगा भैया, 2/3 ये वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आप यहां देखो इसकी रेडियस और हाइट, इसकी हाइट भी तो आर है, इसकी हाइट भी आर है, समझ गए होगे। तो हाइट अगर आर है तो इनटू आर करेंगे तो आर की पावर 3 हो गया। ये बात समझ में आई। तो आप ध्यान से देखो, इससे ये आधा है, इससे ये आधा है, तो मास भी आधा ही होगा। ठीक है, मास हमें मिल गया, रिलेट करना होता है, मास दिया नहीं होगा। अब इसमें सॉलिड हेमीस्फीयर में मैंने आपको बताया था इसका सेंटर मास की लोकेशन यहां से कितनी पे होती है भैया, 3r/8। आप इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो 0 और 3r/8 होता है। और सॉलिड कोन में कितनी होती है, सॉलिड कोन में, सॉलिड कोन में कितना होता है बताया था, h/3 की h/4, 0,h/4। h यहाँ पे r है, h यहाँ पे r है रेडियस, तो r/4 हो जाएगा नीचे से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखने की बारी आ गई m1, m1 यानी ये m, और इसका ये 3r/8, 3r/8। ठीक है, माइनस m2, m2 आधा है m/2, और ये r/4, r/4। बोलिए कहीं कोई दिक्कत हो बताना, m माइनस m/2। ठीक है, तो ये भैया m तो कॉमन कर लो, ऊपर बचा 3r/8 माइनस r/8, 2r/8। समझ में आया हो आई थिंक। ये 3r/8 माइनस r/8, 3r/8 माइनस r/8, 2r/8, और नीचे बचा 1 माइनस हाफ यानी 1/2। तो 2 से तो ये चला गया 4 बार, और 4 से ये भी कट गया 2 बार, तो हमारा आंसर आ गया r/2। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो कहीं पे आप बता सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको किसी स्टेप में दिक्कत हो, देखो इसका वॉल्यूम आधा है तो 4/3 का आधा 2/3। इसका वॉल्यूम, अब देखिए आप सोचे होंगे मेंसुरेशन के सवाल वैसे 7th में 8th में या 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे मेंसुरेशन, ये जो कोन वोन के मैंने आपको मैथ्स की शीट में भी दिए थे, और उस समय मैंने कहा भी था कि बेटा आगे सेंटर ऑफ मास में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसकी खूब जरूरत पड़ेगी, और भी चैप्टर में आएगी जरूरत, जैसे कई बार आपको वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह निकालनी पड़ती है, वहां जरूरत पड़ती है। तो ये सब याद करना होगा। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पे आर है, तो 1/3 पाई आर क्यू हो गया। तो इसका आधा है, तो इसका मास अगर m है तो इसका m/2 होगा। ये दिया होना जरूरी नहीं, रिलेट करना होता है, क्योंकि ऊपर नीचे आएगा तो कट जाएगा। इसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया, सेंटर मास की हाइट 3r/8, इसकी सॉलिड है इसलिए r/4, h/4, h r है तो r/4, बस वो रख दिया, इसमें से काटा है तो माइनस करके ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन हो बताओ। आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, आप जा सकते हैं अभी, अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्विट कर सकते हैं अभी क्लास को। ठीक है, और अभी इसमें आप पूरी शीट जो मैंने दी है, शीट मैंने आपको जो दी है उसके सारे क्वेश्चन अब आप लगा सकते हो। पहली वाली शीट में अभी तक मैंने जो पढ़ा दिया इसी से हो जाएंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। अगला जो टीपीपी है उसमें मोशन ऑफ सेंटर मास, मोशन ऑफ सेंटर मास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कल। और इसमें ये मैं आपको बता दूं
कि इसमें अभी मैंने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, केवल ये वैसे ही है। और कल की क्लास का ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको शाम को एक बार सर से भी पूछूंगा, केमिस्ट्री वाले सर का क्या कहना है। आपकी बात हुई है ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे कराने का है, कुछ बात हुई है अभी सर ने ऑफलाइन के लिए बताया है? ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं और फिर उसको ऑफलाइन कल से कर लेंगे, और मैं शाम को मैसेज भी कर दूंगा। अभी कल आना है आपको तो शाम तक मैं बता दूंगा, ठीक है? तो ये नोट कर लो। ओके बेटा, वेलकम। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ।